स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 7 गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास की है और 15 अक्टूबर की है। ठीक है, जिसमें बेटा आज हम पढ़ेंगे रेखाओं और कोण से ही अपना नेक्स्ट जो रेखाओं के बारे में लेंगे। हमने पहले कोण के बारे में जाना था अलग अलग तरीके के, और आज हम रेखाओं के बारे में जानेंगे कि रेखाएं किस किस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी दूसरी वर्कशीट आई है बेटा वो आई है आपकी हिंदी की, तो वो भी अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से चेक कर लेना चैनल से। और बेटा अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आप लाइक शेयर नहीं करते हो इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता और ना ही वो किसी और बच्चे के पास जा पाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स को ध्यान से देखिए और आप पाएंगे कि अक्षर की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, तो ये दो रेखाएं होती हैं बेटा एक्स की, और ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोला जाता है? प्रतिछेदी रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रतिछेदी रेखाएं। ठीक है, याद रखना है आपको इसका नाम। फिर है बेटा, अपने कमरे में एक कोने को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि दीवार और आंगन के बीच का कोण 90 डिग्री है। अतः यदि दो रेखाओं के मध्य कोण 90 हो तो उन रेखाओं को लंबवत रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला है बेटा? कि एक दीवार है और आपके आंगन का जो फर्श है वो है। अगर आप इनको देखोगे ये कॉर्नर को, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो जिन दो लाइंस के बीच में या रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है वो क्या कहलाती हैं? लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मेज हो गया, मेज के चारों तरफ का कोना क्या होता है? 90 डिग्री के होते हैं कुछ के अंदर, तो ये भी क्या है? लंबवत हैं एक दूसरे के। तो दूसरी रेखा कैसी होगी? लंबवत रेखा। अब नेक्स्ट बेटा, क्या आपने कभी अपनी कॉपी को की दो रेखाओं के ध्यान से देखा है? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी दो अलग अलग स्थानों पर नापिए। आप पाएंगे कि दोनों ही जगहों पर इन रेखाओं के मध्य की दूरी समान है, अतः यह रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी और इस प्रकार की रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या बोला है बेटा? आपकी नोटबुक है। ठीक है, इस नोटबुक में दो रेखाएं होती हैं इस तरीके की अलग अलग। तो अगर आप दो रेखाएं ली आपने और इनके बीच की एक यहाँ से मापा और एक यहाँ से दूरी मापी, तो देखोगे आपकी दोनों की दूरी बराबर है, यानी कि ये दोनों के बीच में जो क्या नाम है दूरी है वो बराबर है और आगे भी इसी तरीके से बराबर रहने वाली है। इसका मतलब कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करे। ऐसा कब होता बेटा? अगर ये इस तरीके से टेढ़ी होती तो यहाँ का तो कुछ दूरी होती, कुछ माप, और यहाँ का अलग होता, तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिल जाती, लेकिन सीधी रेखा कभी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी रेखाओं को बोला जाता है समांतर रेखाएं। ठीक है, क्या बोला जाता है? समांतर रेखाएं। तो आपने 3 तरीके की रेखाएं पढ़ी बेटा, जो एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिछेदित, और जो एक दूसरे पर इस तरीके से लंबवत होती हैं, 90 डिग्री एंगल होता है तो वो लंबवत होती हैं, और तीसरी पढ़ी बेटा जो समांतर होती हैं। ठीक है, जो कभी नहीं काटती एक दूसरे को। ठीक है, तो अब बेटा जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है तो यह उन दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार की गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं? मान लो ये दो लाइन है बेटा, इनके ऊपर जो ये लाइन गिरी हुई है ये लाइन कहलाती है तिर्यक रेखा। क्यों कहलाती है? ये तीसरी रेखा एक तो, और ये इसको अलग अलग 2 पॉइंट से काट रही है, इन दो लाइनों को, इस लाइन को तो इससे काट रही है और इस लाइन को इस पॉइंट पर। तो ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है तिर्यक रेखा। तो 4 तरीके की रेखाएं हो गई: तिर्यक रेखा, लंबवत रेखा, समांतर रेखा और प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, अब बेटा अपने आसपास क्या बोला गया? अपने आसपास प्रतिच्छेदित रेखाओं, समांतर रेखाओं, लंबवत रेखाओं को खोजिए। तो बेटा जैसे कि आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक को आप इस तरीके से देखोगे तो इसके कॉर्नर में भी क्या होता है? लंबवत होता है ये। ठीक है, और आप बेटा कैसे देखोगे? जो आपकी सीढ़ी होती है उसमें क्या देखते हो? इस तरीके से होता है। तो ये क्या कर रही है? दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रहे, तो ये क्या हो गई? तिर्यक रेखाएं हो गई। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे देखने पर। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा कौन सी होती है। निम्न चित्रों में बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की आकृति को ध्यान से देखिए, जो कि दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा से बनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा? दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इनकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? कि कुछ ना कुछ शेप बन रही है, आकार बन रही है। जैसा यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर एक एफ शेप बन रही है, यहाँ पर एक जेड शेप बन रही है, ऐसे यहाँ पर एक एक्स शेप बन रही है। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है? तो बेटा एफ शेप में क्या होता है? अक्सर एफ के द्वारा बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो जो एफ के द्वारा बनाए गए कोण है वो क्या कहलाएंगे? संगत। तो देखो एक कोण तो ये बना,
एक कोण ये बना तो ये क्या है, संगत कोण है, ठीक है। और एक ये वाला कोण बना, ये इसके संगत है, ठीक है। और जो ये वाला था ये इस वाले के संगत था, मतलब उसी दिशा में जिस साइड ये दोनों ओपन हो रही हैं। कैसे समझोगे, इसका मुंह इधर है तो इस वाले का भी इधर मुंह है, तो ये दोनों बराबर है। ऐसे ही बेटा इसका मुंह कहाँ है, इधर है, तो ऊपर वाले का भी इधर है, तो ये क्या है, संगत हैं एक दूसरे के, ठीक है। जैसे ये है ऐसे ही ये है, ओके। अब नेक्स्ट बेटा एक और बात है कि अक्सर एफ द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 होता है। अब बेटा तिर्यक रेखा क्या है, ये है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग। तिर्यक रेखा जो है उसके एक ही तरफ, मतलब इस साइड बने कोणों का योग, और अंत्य कोणों का मतलब अंत्य कोण कौन से, ये दोनों है, और तिर्यक रेखा ये है। इस तिर्यक रेखा के इस साइड दो अंत्य कोणों का योग 180 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर आप इस साइड की बात करोगे, ये भी एक तिर्यक रेखा है, और ये दो रेखा है, इन दो रेखाओं के अंत्य कोण इधर वाले कौन से होगी, ये दोनों, तो इन दोनों का भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा योग, ठीक है। अब बेटा देखो ऐसे ही अक्सर जो जेड आपको इस वाली फिगर में दिख रहा है के अंदर बने एकांतर अंत्य कोण कहलाते हैं। तो इस जेड के अंदर इधर बना और इधर, ये दो जो कोण बने ये एक दूसरे के एकांतर और अंत्य कोण है। अंत्य क्यों है, दो रेखाओं के अंदर बने कोण है, इस रेखा के अंदर और इस रेखा के अंदर बने कोण है, तो अंत्य हो गए। और एकांतर इसलिए हो गया कि एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एकांतर अंत्य कोण कहलाते हैं। तथा जब रेखाएं समांतर होती हैं तो ये एकांतर अंत्य कोण के आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये रेखाएं समांतर हैं बेटा तो ये क्या होंगे, ये दोनों भी एक बराबर होंगे एक दूसरे के। मान लो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये 100 डिग्री है तो ये वाला भी 100 डिग्री होगा, ओके। अब बेटा नेक्स्ट देखो, ये वाली शेप दी गई है आपको एक्स, तो अक्सर एक्स के द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब कि जो ये कोण है बेटा ये इस वाले कोण के बराबर होगा, मतलब कि ये इसके शीर्ष पर है, और ऐसे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि अपोजिट, एक दूसरे के ऊपर जो है, ये वाला कोण इसके और ये वाला कोण जो बन रहा है वो इस वाले के बराबर होगा, ठीक है। और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपने 3 तरीके के कोण जाने बेटा, कौन कौन से, संगत कोण जाने, ठीक है। ये वाले संगत कोण होते हैं, इस साइड मुंह खुला हुआ है इनका, और ऐसे इस वाले का इधर है और इस वाले का इधर है। दूसरा जाना आपने एकांतर कोण, उसके बाद जाना आपने शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब बेटा इनकी प्रैक्टिस करते हैं चलिए, और ये बराबर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृति है ये वाली दे रखी है आकृति, इसके अंदर से आपको अलग अलग कोण बताने, जो ये नंबरिंग दे रखी है, ठीक है। तो संगत कोण कौन से होंगे बेटा इसमें, तो संगत कोण वो होंगे जिनका मुंह एक साइड ओपन है, जैसे ये वाले हो गए, इन दोनों का इस साइड ओपन है तो ये दोनों आपस में हो गए। ऐसे इधर वाला ये वाला कोण देखो 4 और ये 8, तो इन दोनों का इधर मुंह ओपन है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, संगत कोण हो गए, ठीक है। इसी तरीके से बेटा और क्या होंगे, ये वाला देखो क्या नाम है, ये इसका मुंह इधर है और इसका भी मुंह इधर है, 2 और 6 आपस में हो गए। इसी तरीके से 3 और 7, 3 और 7 का इधर है तो ये आपस में संगत कोण हो गए, और ये आपस में, ठीक है। तो इनको बोलते हैं संगत कोण, यानी कि जितना 3 होगा उतना ही वैल्यू कितनी किसकी होगी, 7 की, ठीक है। जैसे ये समझ लो 2 भाई हो बेटा, तो जितनी एक के पास है उतनी ही दूसरे के पास होगी टॉफी, ठीक है। अब नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख युग्म कौन सा होगा बेटा, तो शीर्षाभिमुख कोण होता है ये, जैसे एक ये है और यहाँ देखो ये इसके उल्टे है, मतलब एक दूसरे के शीर्ष एक दूसरे से अटैच है, तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ऐसे ही ये 5 और 7 का एक दोनों का शीर्ष आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है, 5 और 7। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर देखो ये 8 का और 6 का आपस में शीर्ष जो है जुड़ा हुआ है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ऐसे ही 4 और 2 का आपस में शीर्ष जो है जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा एकांतर कोण, तो एकांतर अंत्य कोण कौन से होंगे, 3 और 5, 2 और 8, ठीक है। 3 5 कहाँ है, 3 ये रहा और 5 कहाँ है, ये रहा। मतलब कि जो जेड के शेप में जो कोण बनते हैं ना, जेड के इन कॉर्नर में जो बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कौन सा बनेगा बेटा, 2 और 8 का बनेगा, तो ये रहा 2 और ये रहा 8, तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। ये उल्टे जेड के अंदर बना और जो सीधे जेड के अंदर, मतलब कि ये वाली जो रेखा है एक कोण तो इसके इस साइड बना है और एक कोण इसके इस साइड बना है, ठीक है। और जब 2 समांतर रेखाएं हैं उनके बीच में अगर इस तरीके के कोण बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एकांतर अंत्य एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब बेटा तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने कोणों का युग्म कहाँ पर है,
तिर्यक रेखा कौन सी है पहले ये पता होना चाहिए। तो ये है तिर्यक रेखा। इसके एक ही ओर बने अंत्य कोणों का युग्म। एक ही ओर मतलब कि इस साइड या फिर इस साइड। तो इस साइड की बात करते हैं पहले। तो इस साइड बेटा देखो अंत्य, इन दोनों लाइनों के अंदर जो दो कोण बने होंगे इस साइड पर ये दोनों हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। ठीक है, ऐसे ही इस साइड पर देखेंगे तो ये दोनों कोण अंदर है ना इन लाइन के, तो इन दोनों लाइनों के अंदर जो बने हैं इनका भी सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का युग्म। अब बेटा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आकृति। इसको इस तरीके से समझो आप। ये दिया हुआ है आकृति में P पैरेलल है Q के सभी अज्ञात कोणों A B C D E F को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बेटा आपको आकृति दी हुई है यहाँ पर ये वाली। इसमें आपको ये सभी जो एंगल पूछे गए हैं जिनका मान नहीं बता रखा, इनका सबका आपको बताना है। तो कैसे निकालोगे बेटा? तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे बता रही थी पर ये आपको समझ नहीं आएगा, बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे तो आप जो आपने अभी 3 कोण पढ़े उन्हीं के बेसिस पर निकालो। ठीक है, तो पहले क्या देखोगे, अब यहाँ पर आपको क्या पता है, आपको एक ऐसा ढूंढना है। ये क्या है बेटा 125। आपको ये वाला कोण पता है, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का कोण है ना। अब इसी के संगत में दूसरा कोण ये वाला भी है, तो जितना ये है उतना ये हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, सी की वैल्यू कितनी हो गई 125 हो गई। ठीक है, क्यों हो गई तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि संगत कोण, वो मैं बताऊंगी लिखने का तरीका, पहले आप समझ लो। तो ये 125 का हो गया। अब ठीक है, अब ये 125 का हो गया बेटा, तो ये देखो इन दोनों के शीर्ष आपस में जुड़े हुए हैं, तो ए कितने का हो गया 125 का हो गया, ये भी शीर्ष जुड़ गया। तो अब ए 125 का हो गया बेटा, तो तुम ये देखो ये वाला जो कोण है इसी तरीके से ये वाला भी कोण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ना ये वाला भी कोण, तो ये वाला भी इतने का हो जाएगा, पर ये हमसे पूछा नहीं है। तो आप और क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो, अब हमने लिखने का तरीका देखो, सी हमने निकाल लिया था क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल था वो, इसलिए 125 हो गया। फिर सी के बराबर ए था क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख था। बेटा इंग्लिश वाले ये वाला लिखना, हिंदी वाले इस तरीके से लिखना। अब बेटा सी और एफ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180 आएगा। कैसे आएगा बेटा, अब ये देखो सी और एफ को जोड़ते हैं तो ये रहा सी और ये रहा एफ। अब बेटा देखो ये सी और एफ 180 कैसे हुए, इन दोनों का योग। ये देखो क्या एक तिर्यक द्वारा रेखा से काटी गई ये दो पैरेलल लाइन है, इन पैरेलल लाइन के बीच में ये दो कोण है, अंत्य हो गए। तो अंत्य कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो इसीलिए सी का मान हमें पता है 125 है, तो क्या करेंगे सी और एफ 180 होता है, तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। 180 में से 125 घटाकर जो हमारी क्या आ जाएगी 55। और ये मैंने कॉर्नर में लिखे हुए हैं कि बेटा ये 180 क्यों है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड इज 180 है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। हिंदी में लिखोगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 होता है, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एफ की वैल्यू आ गई। अब एफ की वैल्यू आ गई बेटा 55, तो यहाँ पर देखो अब एफ ये रहा, इसकी 55 आ गई। अब तुम एक देख रहे हो ये क्या है, ये एफ कोण है। अब इसी के शीर्ष में क्या ई कोण है, तो ई भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ई भी आ गया अब हमारा। अब बेटा ये देखो ई हमारा 55 आ गया। ठीक है, क्यों आया, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, दोनों के वर्टेक्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब बेटा देखो ई ये है तो इसका मुंह इधर है, सेम टू सेम डी का भी मुंह इधर है। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो ई 55 है तो डी कितना होगा, डी भी 55 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण हो गए, कोरस्पोंडेंस एंगल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डी भी आ गया, सी भी आ गया, ए भी आ गया और ये भी आ गया और बी भी आ गया। बी क्यों आ गया बेटा, देखो क्यों, क्योंकि हमने ए निकाल लिया। ए कैसे निकाला, डी कैसे निकाला, डी 55 आया बेटा। अब डी 55 है तो ये देखो ये इसका वर्टेक्स है, शीर्ष है। अब इन दोनों के शीर्ष यानी कि वर्टेक्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बी और डी क्या होंगे बराबर, तो बी भी क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब बेटा इसको ये देखो लिखोगे कैसे, तो ये आपका लिखने का तरीका हमने यहाँ तक समझ लिया था। एफ की वैल्यू आ गई थी। अब एफ ई के बराबर है इसलिए क्या आ गया 55, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थे इसलिए हमने लिख दिए। यहाँ से ई की वैल्यू आ गई। अब ई क्या था बेटा, डी के कोरस्पोंडेंस था। ठीक है, मतलब ई ऐसे था और ऐसे ही डी था यहाँ पर नीचे इस लाइन के, यहाँ ई था, तो यहाँ पे क्या आ गया डी भी हमारा 55 आ गया, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, सॉरी कोरस्पोंडेंस एंगल थे इसलिए डी 55 आ गया। अब डी के क्या था, वर्टिकली अपोजिट बी था, तो जितना डी होगा उतना ही बी हो गया। क्यों हो गया वो हमने यहाँ लिख दिया। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना बेटा, हिंदी वाले हिंदी में। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 55 आ गई। अब बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, तो उनके मध्य कितने कोण बनेंगे, एक कोण तो ये बन गया
एक ये वाला और एक ये और एक ये, तो कितने बने, 4 कोण बने, 2 3 4, तो आप क्या लिख दोगे 4। ठीक है, ऐसे ही बेटा इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन हाउ मैनी एंगल्स हैव बीन फॉर्म, तो कितने एंगल बनेंगे, अभी समझाया मैंने, तो आप क्या लिखोगे 4 एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।